वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे सुदाए सौदावी या फिर दर्द सौदावी। फिर से एक मादी मर्ज और एक मादी सरदर्द। तो अच्छा, सरदर्द एक अच्छा लतीफ़ा बन सकता है कि ये तमाम चीज़ें जितनी भी हो रही हैं तो वाकई ये सबके सब सरदर्द हो रही है। इतने सारी सुदा की किस्में हैं, इतनी सारी है, इसके टाइप्स अलग 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 अलग। कौन कौन सी चीज़ को याद रखेंगे? ये सही में अब ये सरदर्द को पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते खुद मुझे भी सरदर्द होने लग गया है। तो फिर भी क्या करेंगे, अब सरदर्द पढ़ना है और सरदर्द को बर्दाश्त भी करना है। तो चलिए देखते हैं सुदाए सौदावी या फिर दर्द सौदावी क्या है। तो दो नाम इसके यहाँ पर दिए गए हैं, सुदाए सौदावी और दर्द सौदावी। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेलेनिक हेडेक या फिर क्रोनिक हेडेक। तो अब नाम के अंदर ही इसके क्रोनिक भी है और मेलेनिक। तो हमको पता है कि जो सौदा होता है तो उसको एक तो ब्लैक बाइल कहते हैं और उसका जो मिजाज होता है, जो सौदावी जो मिजाज होता है, तो उसको मेलेनकोलिक टेम्परामेंट कहते हैं। तो इसी से ये नाम आया है मेलेनिक, ठीक। और दूसरा इसका नाम दिया हुआ है क्रोनिक हेडेक। क्रोनिक हेडेक मतलब ये मुजमिन होने वाला है। खैर, इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि सौदा से पैदा होने वाला दर्द सर है। सीधी सी बात है, कोई बहुत इसके अंदर समझने की चीज़ नहीं है। अलामात क्या क्या होंगी? अलामात सबसे पहली इसके अंदर ये होंगी कि सर के अंदर बोझ होगा, बोझ महसूस होगा। और सौदा का मिजाज क्या है? ये है सर्द खुश्क सौदा, मिट्टी से रिलेटेड होता है। तो ये होगा बारिद याबिस, इसीलिए खुश्की का गलबा भी पाया जाएगा और साथ में बेदारी भी होगी। ये इसकी अलामात हैं कि सर में बोझ होता है, खुश्की का गलबा होता है और बेदारी सताती है, ठीक, नींद नहीं आती। दूसरा, फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पर अलग से कलर के अंदर नोट कर रखे हैं। सबसे पहले मरीज़ का जो रंग होगा तो वो नीला पड़ जाएगा। दूसरा ये कि अगर सर के अलावा सारे बदन में भी सौदा की कसरत हो जाएगी तो फिर बदन भी खुश्क हो जाएगा। सिर्फ सर के अंदर खुश्की देखने को नहीं मिलेगी बल्कि पूरे बदन के अंदर फिर खुश्की देखने को मिलेगी। कब? अगर सर के अलावा तमाम बदन के अंदर भी सौदा का गलबा हो जाता है, तो सौदा की कसरत हो जाती है, तो उसी वक्त बदन के अंदर भी खुश्की देखने को मिलेगी, वरना ये नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सर के अंदर हमको खुश्की वगैरह देखने को मिलेगी। फिर जो नब्ज़ होगी तो वो बारीक चलेगी और सुस्त चलेगी। ये एक ख़ास अलामत है सौदा की। अगर आपको किसी की नब्ज़ इस तरह से नज़र आती है कि वो बारीक चल रही है बहुत ही और सुस्त चल रही है, तो इसका मतलब वो सौदावी मर्ज़ है। ये इसकी ख़ास अलामत होती है। तो नब्ज़ बारीक होगी और सुस्त चलेगी और कारूरा जो होगा तो वो रकीक और सफ़ेद होगा। तो किसी को ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए किसी ने कि अगर सौदावी मर्ज़ है तो उसके अंदर कारूरा जो होगा तो वो बिल्कुल काला होगा। ऐसा नहीं होगा। कारूरा काला कब होगा? जब हम नुज़्ज कर देंगे। नुज़्ज कामिल एक मरतबा हो जाएगा, यानी जब मवाद इस तरह से हो जाएगा, जो सौदा होगा तो वो इस लायक हो जाएगा कि वो बदन से निकलना शुरू हो जाए, तो उसके बाद में फिर वो जो कारूरा होगा तो वो सिया हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन जब तक कि नुज़्ज कामिल नहीं होगा तो कारूरा जो होगा तो वो रकीक होगा और सफ़ेद होगा। लेकिन एक मरतबा जब नुज़्ज कामिल हो गया तो नुज़्ज कामिल के बाद में फिर जो कारूरा होगा तो वो सिया और गाढ़ा हो जाएगा। ये यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये चारों भी, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन अपने पास में कर लीजिए। अब इसका इलाज देखते हैं। तो इलाज के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले नुज़्ज कामिल करवाएंगे। हमने ये बात देखी है पिछले हमारे लेक्चर्स के अंदर कि जब हमको किसी भी खिल्त का तनकिया करना होता है, उसको जब हमको इखराज करवाना होता है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि पहले नुज़्ज दिया जाए। खिल्त को पहले नुज़्ज दिया जाए, उसको पकाया जाए और उसके बाद में उसका इखराज करवाया जाएगा। तो सबसे पहले नुज़्ज कामिल कर देंगे और फिर नुज़्ज कामिल के बाद में गोलियों के ज़रिए से बदन का तनकिया करेंगे, मतलब मवाद का इखराज करवाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अब नुज़्ज किस तरह से करेंगे। तो नुज़्ज करने के लिए, सौदा को पकाने के लिए, उसको नुज़्ज देने के लिए यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसको नुस्खा मुंजिज सौदा कहते हैं। ऐसा नुस्खा कि जिसके ज़रिए से हम सौदा को नुज़्ज दे सकते हैं। क्या क्या है? यह है बिस्फाइज, उस्तुखुद्दूस, मवीज़ मुनक्का, बादियान, गाव ज़बान, बादरंज बोया, आलू बुखारा, अफ्तीमून, इन तमाम चीज़ों को तुरंजबीन के साथ में दिया जाएगा, ठीक। ये हो गया मुंजिज सौदा का नुस्खा। इसको आप लोग याद कर लीजिए। जब ये एक मरतबा जब नुज़्ज हो गया, मवाद इस लायक हो गया, सौदा इस लायक हो गया कि अब वो उसको इखराज करवा देना चाहिए, तो फिर आप मुसीले सौदा देंगे। इसके लिए हब की शक्ल में, गोली की शक्ल के अंदर, पिल की शक्ल के अंदर दवा को इस्तेमाल करवाया जाएगा
वो दवा किस तरह से बनाई जाएगी, ये हब किस तरह से बनाई जाएगी। अफ्तीमून, बिस्फाइज, गारिकून, उस्तुखुद्दूस, अयारिज, तुरबूद, इन तमाम चीज़ों को कूटेंगे, इनको छान लेंगे और आबे बादियान के साथ में इनको मिलाकर इसकी गोलियां बनाई जाएंगी। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिए, इसका भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सौदा को जो इखराज हमको करवाना है तो वो अयारिजात के ज़रिए से करवाना है। तो अयारिजात के ज़रिए से इसका इखराज करवाएंगे और जब एक मरतबा इखराज हो जाएगा, तनकिया पूरा हो जाएगा, तो कामिल तनकिया के बाद में फिर लेप के ज़रिए से मिजाज में तब्दीली करेंगे। लेप एक तरह से आप ये कह सकते हैं ज़िमात के ज़रिए से, तो फिर मिजाज के अंदर तब्दीली करनी होगी। तो पहले इखराज, देखिए हर जगह पर हमको एक ही चीज़ नज़र आ रही है, जिस बीमारी को भी हम पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर से जो मादी अमराज जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मवाद को नुज़्ज दे रहे हैं, पका रहे हैं, उसके बाद में उसका हम इखराज कर रहे हैं यानी तनकिया कर रहे हैं, और उसके आखिर में फिर हम क्या कर रहे हैं कि मिजाज के अंदर हम तब्दीली कर रहे हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल यही करेंगे। पहले हमने मुंजिज सौदा का फार्मूला दे दिया, उसके बाद में हमने मुसील सौदा दे दिया, मतलब नुज़्ज जो हो गया, मवाद का इखराज हो गया, तनकिया हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, मिजाज में तब्दीली करेंगे। अब ये मिजाज में तब्दीली किस तरह से करेंगे, लेप के ज़रिए से, सिमात के ज़रिए से। और ये लेप का फार्मूला क्या होगा, ये हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये लेप का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, ये नुस्खा है यहाँ पर, बाबुना, नाखुना और मर्जन जोश, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और रोगन चमेली के साथ में मिलाकर इनको लेप की शक्ल के अंदर हम इस्तेमाल करवाएंगे, ज़िमात की शक्ल के अंदर इस्तेमाल करवाएंगे। तो रोगन चमेली यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए कि जो लेप है, मिजाज में तब्दीली के लिए जो लेप दिया जाएगा सुदाए सौदावी में, तो उसके अंदर ये लेप रोगन चमेली के साथ में बनाया जाएगा, रोगन चमेली उसके अंदर मिलाया जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, तो नुतूल करवाएंगे। नुतूल कैसे करवाएंगे, जोशानदाय बाबुना, नाखुना, सातर, गावजबान, बर्ग चुकुंदर और सबूस गुंदुम से तैयार किया गया नुतूल करवाएंगे। ये भी फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। एक ये हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर आप ये लिख दे, तो जो वैल्यूअर होगा, जो पेपर चेक करने वाला होगा, तो हो सकता है कि आपसे इम्प्रेस हो जाए अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाते हैं। ये क्या, इसके अलावा जितने भी दूसरे फार्मूले हैं अगर वो याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जोशानदाय बाबुना, नाखुना, सातर, गावजबान, बर्ग चुकुंदर और सुबूस गुंदुम से तैयार किया गया नुतूल करवाएंगे। उसके बाद में फिर शुमुमात सूंघाएंगे। शुमुमात कौन सी होंगी, नरगिस, मुश्क और अंबर जैसी जो शुमुमात होंगी, ऐसी खुशबुएं हम मरीज़ को सूंघाएंगे। और फिर साथ में कुछ ऐसे रोगन वगैरह भी इस्तेमाल करवाएंगे कि जिनसे हम मिजाज के अंदर पेशेंट के तब्दीली करवा सकते हैं, जैसे रोगन बाबुना है, रोगन नरगिस है और रोगन मर्जन जोश है। ये तमाम के तमाम क्या है, ये गर्म तर है, ये ऐसे तेल हैं कि जो गर्म तर है। तो सौदा जो होता है तो उसका जो मिजाज होता है तो वो बारिद याबिस होता है, ठीक है, सर्द खुश्क है, इसीलिए गर्म तर तदाबीर तैयार की जाएंगी, गर्म तर तेल इस्तेमाल करवाए जाएंगे। और फिर ये जो तेल यहाँ पर दिए गए हैं, रोगन बाबुना है, रोगन नरगिस है, रोगन मर्जन जोश है, तो इनको रोगन नीलोफर और रोगन बनफशा के साथ में लगाएंगे, अकेले अकेले इनको नहीं लगाएंगे। तो ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि सुदाए सौदावी में जो गर्म तर तेल इस्तेमाल करवाए जाते हैं तो वो रोगन नीलोफर और रोगन बनफशा के साथ में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ये इसके इलाज के सिलसिले में कुछ और चीज़ें यहाँ पर हमने देखी है। अब दवाएं तो हमने देख ली, अब देखते हैं कि ग़िज़ाएँ क्या इस्तेमाल करवाएंगे। तो ग़िज़ाएँ ऐसी इस्तेमाल करवानी होंगी कि जिनसे अच्छे अखलाक पैदा हो, और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बेहतरीन ग़िज़ाएँ हमको इस्तेमाल करवानी है, उम्दा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवानी है। तो हमको ये बात पता है कि ग़िज़ा जिस तरह की होगी तो अखलाक भी वैसे ही पैदा होंगे। अगर ग़िज़ाए लतीफ़ होगी तो उससे भी, ग़िज़ाए लतीफ़ कहते ही इसीलिए है उसको क्योंकि उससे लतीफ़ अखलाक पैदा होते हैं। और ग़िज़ाए जो सकील होती है, ये जो ग़िज़ाए कसीफ़ होती है, उसको ग़िज़ाए सकील इसीलिए कहते हैं कि उससे सकील अखलाक पैदा होते हैं। तो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएंगे कि जो उम्दा हो, बेहतरीन हो, ताकि उनसे अच्छे अखलाक पैदा हो। इसकी मिसालें क्या क्या हैं, बैज़ाए नीम ब्रिश्त। नीम ब्रिश्त किसको कहते हैं, ऐसा अंडा कि जिसको आधा अधूरा उसको पकाया गया हो। इसको अंग्रेज़ी में या फिर आजकल इसको हम हाफ़ फ्राई के नाम से जानते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये अंग्रेज़ों की दी हुई चीज़ें हैं, ये फिरंगियों की दी हुई चीज़ें हैं, लेकिन असल में देखिए कि ये कितना पुराना कंसेप्ट है। बैज़ाए नीम ब्रिश्त का कंसेप्ट कब से है, ये यूनानियों का दिया हुआ कंसेप्ट है, हाफ़ फ्राई। तो हाफ़ फ्राई इस्तेमाल करवाएंगे।
और साथ में ऐसे परिंदों का गोश्त इस्तेमाल करवाएंगे कि जिनका जो गोश्त है तो वो लतीफ़ और ख़फ़ीफ़ हो, हल्का फुल्का हो। जैसे तीतर है, चूज़े हैं और तहू है। तहू ये एक परिंदा है और किताब में इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि चकोर से भी छोटा एक परिंदा होता है। आप लोग ज़रा ढूंढ कर देखिए कि चकोर किसको कहते हैं, गूगल वगैरह के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे परिंदों का गोश्त इस्तेमाल करवाएंगे कि जिनका जो गोश्त है तो वो बहुत ही लतीफ़ और ख़फ़ीफ़ हो, मसलन तीतर, चूज़े और तहू। लेकिन इनको कैसे इस्तेमाल करवाया जाएगा, इनको चने के साथ में पकाया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर याद रखने की चीज़ है कि सुदाए सौदावी में जो गोश्त इस्तेमाल करवाया जाएगा तो उसको चने के साथ में पकाकर इस्तेमाल करवाया जाएगा। अब ये अगली चीज़ जो इसके अंदर हमको देखनी है वो ये है कि हमको हाजमे को दुरुस्त करना है। मरीज़ का जो हाजमा है तो उसको हमको सही करना है, उसको दुरुस्त करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मोतदिल और मुफर्रे जवारिश खिलाएंगे, ऐसे जवारिशात इस्तेमाल करवाएंगे। जवारिश हम सभी को पता होना चाहिए कि जवारिश कहते ही है दवाए हाजिम को, ऐसी दवा कि जो हाजमे को सही करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। यहाँ पर हम मोतदिल और मुफर्रे जवारिशात इस्तेमाल करवाएंगे ताकि मरीज़ का जो हाजमा हो तो वो दुरुस्त हो जाए और सौदा की पैदाइश कम हो जाए। सौदा की पैदाइश कम से कम हो जाए, वो ज़्यादा ना हो पाए। फिर एक चीज़ ये भी करनी है कि मरीज़ को बाएं करवट पर सुलाएंगे, लेफ़्ट साइड पर उसको सुला देंगे। इसकी वजह यह है कि देखिए हमारा लीवर किधर होता है, राइट साइड में होता है, और स्टमक किधर होता है, मैदा किधर होता है, लेफ़्ट साइड में होता है। जब मरीज़ को लेफ़्ट साइड पर सुलाएंगे तो जो जिगर होगा तो वो मैदे के ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी यही दिया गया है कि जिगर जो है तो वो मैदे पर हावी हो जाना चाहिए, और इसीलिए मरीज़ को लेफ़्ट साइड पर सुलाएंगे, बाईं करवट पर, उल्टी करवट पर उसको सुलाएंगे, जिससे उसका जो जिगर है तो वो मैदे पर हावी हो जाएगा और हज़म में उससे मदद मिलेगी। ये जो चीज़ है तो एक और जगह यहाँ पर एक और जगह काम में आती है, एक और बीमारी में काम में आती है, जो हिसाते मिरारा होता है, गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं, कोलेलिथियासिस जिसको कहते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत काम में आती है कि मरीज़ को आप जब दवा इस्तेमाल करवाते हैं तो उसको उल्टी करवट पर लेटने के लिए कहिए, क्योंकि जो मिरारा होता है तो वो कहाँ पर होता है, राइट साइड में होता है। और क्या होता है कि जब उसको हम उल्टी करवट पर सुला देंगे तो फिर ग्रेविटी की वजह से वो जो हिसात है, वो जो पथरी है, तो वो आसानी से खारिज हो जाती है। यहाँ पर भी हमको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि मरीज़ को एक तो मोतदिल और मुफर्रे जवारिश खिलाएंगे ताकि उसका हाजमा दुरुस्त हो जाए और सौदा की जो पैदाइश है तो वो कम हो जाए। साथ में मरीज़ को बाएं करवट पर देर तक के सुला देंगे ताकि उसका जो जिगर है तो वो मैदे के ऊपर हावी हो जाए और हजम में मदद मिले। इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है कि जिगर का मिजाज क्या होता है, गर्म होता है, हार होता है, क्योंकि वो मदबख है पूरे बदन के लिए, खाना वहाँ पर तैयार होता है पूरे बदन के लिए, इसीलिए उसका मिजाज क्या है, जिगर का मिजाज क्या है, हार है। जिगर का मिजाज अगर हार है तो जब ये मैदे के ऊपर हावी हो जाएगा तो वहाँ से फिर सफ़रा का इखराज ज़्यादा होगा, मैदे के अंदर सफ़रा ज़्यादा पहुँचेगा। मैदे के ऊपर जब वो हावी हो जाएगा तो मैदे के मिजाज के अंदर भी गर्मी पैदा होगी, और इस तरह से जो मिजाज के अंदर जो तब्दीली हमको करनी है तो वो तब्दीली यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि सुदाए सौदावी है, एक सर्द दर्द सर है, इसीलिए यहाँ पर यह बात ज़रूरी हो जाती है। और सबसे आखिरी चीज़ जिसका हमको यहाँ पर ख्याल रखना है वो ये है कि मरीज़ को हर किस्म की सख्त रियाजतें हमको बंद करवा देनी है, ये बिल्कुल भी नहीं करवानी है। तो जितनी भी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि जिनके अंदर एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वो बिल्कुल बंद करवा दीजिए, ताकि मरीज़ को आराम व सुकून मिले और इस तरह से मरीज़ का ये जो बीमारी है तो ये ख़त्म हो जाए। ये है सुदाए सौदावी, जो हमने बहुत शॉर्ट के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ समझने जैसी चीज़ें नहीं हैं। कुछ एक दो टर्म्स आई हैं जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को वो समझा दी। अगर कुछ और चीज़ें आपको समझनी है या फिर कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताइए। मैं फिर से एक मरतबा आप लोगों को ये बात याद दिला दूँ कि देखिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ मत किया कीजिए। तारीफ़ अगर आप करेंगे तो फिर ये ना हो कि मैं इसकी वजह से गुरूर के अंदर, तकब्बुर के अंदर मैं मुब्तला हो जाऊं। कभी कभी टोक भी दिया कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको कमी महसूस हो रही है। तो कमेंट बॉक्स, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ तारीफ़ करने के लिए या फिर माशाअल्लाह लिखने के लिए या फिर कीप इट अप लिखने के लिए नहीं होता है। कमेंट बॉक्स क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी होता है, तनकीद करने के लिए भी होता है। अगर आपको पढ़ाने का ये अंदाज़ सही नहीं लग रहा है या फिर आप इसके अंदर चेंजेस चाहते हैं तो फिर वो भी बताइए, कुछ और तरीके से भी आपको पढ़ाया जाएगा। खैर, ये हो गया सुदाए सौदावी। अगले लेक्चर में एक और नई बीमारी के साथ में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बीमारी के साथ में।